हेलो बच्चों। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण के पार्ट 3 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात की थी बच्चों? जेड स्कीम की बात की थी, जिसे हमने कहा था अचक्रीय फोटोफॉस्फोरलीकरण। है ना भाई? लास्ट लेक्चर में किसकी बात की थी अपन ने? जेड स्कीम या अचक्रीय फोटोफॉस्फोरलीकरण की बात की थी। क्या क्या पढ़ा था बच्चों अपन ने उसमें? उसमें हमने यह देखा था कि दो प्रकाशीय तंत्र PS1 और PS2 दोनों काम कर रहे थे, है ना। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरलीकरण में PS1 और PS2 दोनों काम कर रहे थे, देखा था। और हमने एक और लक्षण देखा था बच्चों, PS2 के साथ जल का प्रकाशीय अपघटन भी संबंधित था, है ना। जो PS2 था, PS2 यानी P680, उसके साथ क्या संबंधित था बच्चों? जल का प्रकाशीय अपघटन, है ना। और हमने देखा था कि यहां पर किसका निर्माण हो रहा था? ATP और NADPH का संश्लेषण हो रहा था, है ना बच्चों। यही देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों उसी चीज से लेके। सबसे पहली चीज तो जल का जो प्रकाशीय अपघटन हो रहा है बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन हो रहा है, जिसे हम कहेंगे जल का प्रकाशीय अपघटन। जल के प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, और यही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है और ATP NADH बनता है ना। ये तो अपन ने देख लिया था। अब ये जो जल का प्रकाशीय अपघटन है, इससे संबंधित आपको दो तीन पॉइंट्स पता होने चाहिए। किससे संबंधित भाई? जल का प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो जल के प्रकाशीय अपघटन से संबंधित क्या क्या चीजें बच्चों? सबसे पहली चीज तो हमको यह मालूम चल गया कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता कौन है? जल। तो पहली चीज तो हमें मालूम चल गई कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा भाई? जल होगा, पहली चीज। दूसरा चीज, ये जो जल का प्रकाशीय अपघटन है ना, जल का प्रकाशीय अपघटन का उत्प्रेरण करने में एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या संकुल काम करता है। तो दूसरा बिंदु बच्चों, जल का प्रकाशीय अपघटन का उत्प्रेरण कौन करता है? एक वाटर स्प्लिटिंग संकुल, जिसे हम कह सकते हैं, या OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ बच्चों? देखो, हमने पढ़ा है जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, तो जल का प्रकाशीय अपघटन तो होगा, लेकिन उसके अपघटन का उत्प्रेरण एक प्रोटीन संकुल करेगा, है ना। जल का जो प्रकाशीय अपघटन होगा बच्चों, उसका अपघटन एक प्रोटीन संकुल करेगा, जिसे वाटर स्प्लिटिंग संकुल कह सकते हो। वाटर स्प्लिटिंग क्यों? क्योंकि यह जल का अपघटन कर रहा है। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग क्यों? क्योंकि जल का अपघटन होगा तभी तो ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो ऑक्सीजन मुक्त संकुल कहो, यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहो, या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहो, एक ही बात है। तीसरी चीज, ये जो वाटर स्प्लिटिंग संकुल या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये कहां पर मिलेगा? ये भी थाइलेकॉइड झिल्ली पर होगा, लेकिन थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ होगा। अभी हम चित्र भी बनाएंगे इसका। होगा कहां पर बच्चों? थाइलेकॉइड झिल्ली पर, थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की ओर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, यह वाटर स्प्लिटिंग संकुल
थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की ओर उपस्थित है ना भाई। तो ये वाटर स्प्लिटिंग संकुल जो है वो ये जल कहां पर पाया जाएगा भाई? थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की ओर उपस्थित होगा और जल के प्रकाशीय अपघटन में जल के प्रकाशीय अपघटन में कौन से खनिज काम करेंगे? मैंगनीज और क्लोराइड आयंस प्रयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार नीट में आ चुका है कि जल के प्रकाशीय अपघटन में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। तो जल के प्रकाशीय अपघटन में खनिज कौन से बच्चों? याद रखना ये मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है। बहुत बार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, ये Mg नहीं Mn है, मैंगनीज और क्लोराइड आयंस। इसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होगा? मैंगनीज। तो जल के प्रकाशीय अपघटन में कौन से आयंस मुख्य रूप से प्रयुक्त होंगे? मैंगनीज और क्लोराइड आयंस। सबसे प्रमुख कौन सा है? मैंगनीज। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? जल के प्रकाशीय अपघटन की। अब सुनो एक चीज, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे। याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में PS1 और PS2 की लोकेशन स्थल बताया था। हां, याद है हमने कहा था यहां पर तो क्या मौजूद होंगे? PS1 और अंदर छुपे हुए, कहां? थाइलेकॉइड झिल्ली में छुपे हुए क्या होंगे? PS2 बताया था। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? यह संरचना जो है, इस संरचना को अपन ने क्या नाम दिया था बच्चों? स्ट्रोमल लैमिले। कहा था ना इस संरचना को अपन ने स्ट्रोमल लैमिले। इस स्ट्रोमल लैमिले में PS2 एवं NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं पाई जाती। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान देंगे भाई, क्या बता रहा हूं। स्ट्रोमल लैमिले है। स्ट्रोमल लैमिले कौन सी संरचना है? यह संरचना जो दो ग्रेना को जोड़ रही है। ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? स्ट्रोमल लैमिले। यह स्ट्रोमल लैमिले पर आपको केवल PS1 मिलता है। इस स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 नहीं पाया जाता। प्रकाशीय तंत्र सेकेंड PS2 स्ट्रोमल लैमिला पर नहीं पाया जाता, क्योंकि वो तो अंदर छिपा हुआ होता है। स्ट्रोमल लैमिला तो छिपी हुई नहीं है, बाहर की ओर निकली हुई है। तो स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 नहीं मिलेगा। NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं मिलेगी, जो NADP से NADPH2 बना रही थी। तो अगर स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 और NADP रिडक्टेस नहीं मिलेगी ना बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर तो केवल PS1 काम करेगा। यहां पर क्या होगा? केवल PS1 काम करेगा। PS1 काम करेगा मतलब उसका LHC होगा और P700 होगा, है ना? उसके LHC और P700 ही होगा। इस पर प्रकाश पड़ेगा, इन पर प्रकाश पड़ेगा तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन ग्रहण करेगा? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर। उससे कहां जाएगा? फेरेडॉक्सिन FD। फिर अब NADP रिडक्टेस तो है ही नहीं, तो साइटोक्रोम B6F। PS2 नहीं है, NADP रिडक्टेस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकले
वो घूम फिरकर वापस P700 पर लौट आएंगे। देखो भाई, स्ट्रोमल लैमिले, लास्ट लेक्चर में अपन ने अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण देखा था, उसमें PS1 PS2 दोनों शामिल थे। NADP से NADPH2 बनाने में NADP रिडक्टेस एंजाइम भी शामिल थी, है ना। लेकिन अब ये जो स्ट्रोमल लैमिले है, स्ट्रोमल लैमिले में PS2 भी नहीं मिल रहा और NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं मिल रही, ये दोनों अनुपस्थित है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर केवल PS1 काम करेगा, उस पर प्रकाश पड़ेगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन संकुल पर, उससे फेरेडॉक्सिन, फिर जाएंगे साइटोक्रोम B6F। यहां पर तो अब क्विनोन सिस्टम है नहीं क्योंकि PS2 नहीं है। साइटोक्रोम से वापस आएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स पुनः कहां पर आ गए, PS1 पर आ गए। और साइटोक्रोम B6F है तो ATP तो बनेगा, तो ATP का संश्लेषण तो हुआ, ATP का संश्लेषण प्रकाश के कारण हुआ, तो कहेंगे तो इसको भी क्या, फोटोफॉस्फोरिलीकरण कहेंगे, तो इसको भी फोटोफॉस्फोरिलीकरण। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें जल है ही नहीं। जल क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि PS2 नहीं है। जल का प्रकाशीय अपघटन किससे संबंधित था, PS2 से। जल का प्रकाशीय अपघटन PS2 के साथ संबंधित है, यहां तो PS2 है ही नहीं। PS2 है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले, PS1 से निकले इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन के साथ स्थानांतरित होकर पुनः इस पर आ गए, लौट आए, यानी चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, साइक्लिक या चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण कहेंगे। इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले, वाहक प्रोटीन्स के द्वारा स्थानांतरित हुए, वापस इलेक्ट्रॉन्स PS1 पर आ गए, साइटोक्रोम के स्थान पर ATP बन गया, ATP बना प्रकाश के कारण, फोटोफॉस्फोरिलीकरण ये तो वहां पर भी हो रहा था, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन जल से निकल रहे थे और वापस जल पर नहीं जा रहे थे, अचक्रीय था। यहां पर इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले, घूमकर वापस इसके पास आ गए, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। और ये क्यों देखा जा रहा है सर, ये क्यों और कहां देखा जा रहा है, ये स्ट्रोमल लैमिले पर देखा जा रहा है। स्ट्रोमल लैमिले पर क्यों देखा जा रहा है सर, अचक्रीय क्यों नहीं हो रहा, चक्रीय क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 है ही नहीं, PS2 है नहीं, NADP रिडक्टेस है नहीं, जल का प्रकाशीय अपघटन हो नहीं सकता, तो स्ट्रोमल लैमिले पर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण देखा जाएगा। स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 नहीं है, NADP रिडक्टेस नहीं है, इसलिए स्ट्रोमल लैमिले पर केवल चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण देखा जाता है। तो अब तुलना करें दोनों की। हां, अब किसकी तुलना करें बच्चों, अचक्रीय अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण, दोनों की तुलना करें। अंतर, पहला अंतर, अचक्रीय में PS1 एवं PS2 दोनों सम्मिलित है ना भाई। अचक्रीय में PS1 और PS2 दोनों कार्य कर रहे थे, चक्रीय में केवल PS1 कार्यरत।
क्यों भाई PS2 क्यों नहीं? PS2 है ही नहीं स्ट्रोमल लैमेले पर, इसलिए केवल PS1। अचक्रीय में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। हां, जल का प्रकाशीय अपघटन और ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहां पर नहीं, यहां पर PS2 है ही नहीं, तो जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में। तीसरा, अचक्रीय में एटीपी एवं NADPH दोनों बनेंगे। है ना भाई? अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में किस किस का संश्लेषण होगा? अचक्रीय और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण का होगा ना? होगा, बिल्कुल। चक्रीय में NADP रिडक्टेज है ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए केवल किसका संश्लेषण होगा? ATP का। तो अचक्रीय ATP और NADPH2 दोनों बनाता है, चक्रीय केवल ATP बनाता है। अब यदि आप सोच रहे हो सर इसमें से बेहतर कौन सा है, खराब कौन सा है, तो कुछ नहीं बच्चों। पादपों के अंदर, पादपों में अचक्रीय चक्रीय दोनों होते हैं। ठीक है, थाइलेकोइड झिल्ली पर अचक्रीय होगा क्योंकि PS1 PS2 दोनों मौजूद है वहां पर, और स्ट्रोमल लैमेले पर PS2 है ही नहीं, तो चक्रीय भी होगा। मतलब पादपों में एक समय पर अचक्रीय और चक्रीय दोनों हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये कब होता है ये कब होता है, दोनों होंगे। स्ट्रोमल लैमेले पर स्ट्रोमल लैमेले पर PS2 है नहीं, NADP रिडक्टेज है नहीं, इसलिए चक्रीय होगा। कहां पर लिखा जाएगा? स्ट्रोमल लैमेले पर। और बाकी जो थाइलेकोइड झिल्ली हैं जहां पर PS1 PS2 दोनों मौजूद हैं, वहां पर अचक्रीय होगा। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, स्ट्रोमल लैमेले पर चक्रीय होगा और बाकी थाइलेकोइड झिल्ली पर अचक्रीय होगा। ठीक है भाई, तो ये तुलना हमने किसकी कर ली? अचक्रीय और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण की। और ये किस में आ रहे हैं? लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया। अब एक चीज रह गई बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई कि सर ये ATP संश्लेषण की क्रियाविधि है ना, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण हो या अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण हो, दोनों में ATP बनता है। तो ATP संश्लेषण की क्रियाविधि तो पढ़नी पड़ेगी ना। हां, ATP संश्लेषण की क्रियाविधि। अब पता है, कोशिकीय श्वसन वाला चैप्टर पढ़ा था, ETC पढ़ा था। ETC में ATP संश्लेषण की क्रियाविधि किसने बताई थी? वही सिद्धांत यहां पर भी होगा, वही पीटर मिशेल का प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत यहां पर भी मान्य है। प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत कहो या केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत कहो, वो सेम सिद्धांत यहां पर भी काम करेगा। सेम सिद्धांत कैसे? पहली चीज तो हमें पता है इस सिद्धांत के लिए आवश्यकता क्या है? एक झिल्ली होनी चाहिए, प्रोटॉन प्रवणता का विकास होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, और F0 F1 ATP सिंथेज होने चाहिए। याद करो ETC ETS में जब NADH और FADH का ऑक्सीकरण हो रहा था तो अपन ने ATP बनाई थी। ATP संश्लेषण में झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली थी, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली थी। प्रोटॉन प्रवणता आंतरिक झिल्ली के आर पार, जब H+ आयंस मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल में जा रहे थे,
प्रोटॉन पंप F0 F0 प्रोटॉन को वापस मैट्रिक्स में लाता था और F1 एटीपी का संश्लेषण करता था एडीपी से। तो ये चारों की आवश्यकता एटीपी संश्लेषण में चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में तो थे, क्लोरोप्लास्ट पर भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड झिल्ली पर भी होंगे। तो बनाए कैसे, इधर देखो अब ध्यान से। ये मैंने थाइलेकॉइड की झिल्ली बना दी बच्चों, ठीक है। ये क्या बनाई है मैंने, थाइलेकॉइड की झिल्ली, है ना। तो थाइलेकॉइड की झिल्ली है, बाहर की तरफ क्या होगा बच्चों, स्ट्रोमा। ये थाइलेकॉइड है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है बच्चों, ये थाइलेकॉइड है। तो थाइलेकॉइड का अंदर तो क्या होगा, गुहा या ल्यूमेन। थाइलेकॉइड के अंदर क्या मिलेगा, गुहा मिलेगा, और थाइलेकॉइड के बाहर क्या मिलेगा, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स थाइलेकॉइड के बाहर होगी ना, स्ट्रोमा, ठीक है। अब सुनेंगे क्या चीजें बता रहा हूं, वही थाइलेकॉइड झिल्ली पर PS1 और PS2 यही बनाऊंगा भाई। ठीक है, ये रहा। क्या बनाया भाई, ठीक है। ये है हमारे पास PS2, ये है हमारे पास PS1, ठीक है। यहां पर एक और वाहक प्रोटीन, ये क्या है भाई, ये है साइटोक्रोम B6F, है ना। एटीपी संश्लेषण साइटोक्रोम पर ही तो था, ये वो है। और चीज क्या है, हां, F0 F1 सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही नहीं होता, F0 F1 सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 ऑक्सीजोम्स पढ़ते हैं ना, एटीपी सिंथेस, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर तो है, क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड झिल्ली पर भी मिलता है। काफी किताबें बच्चों इसको CF0 CF1 कहती हैं। C क्यों लगा देती हैं, ताकि पता चल सके ये क्लोरोप्लास्ट का F0 F1 है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में तो सीधा F0 F1 लिखते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो F0 F1 है उसको CF0 CF1 लिखते हैं। C का मतलब क्लोरोप्लास्ट का F0 F1 है। मैंने यहां पर सिंपल F0 F1 लिख दिया। इसका मतलब अब देखो, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फ्लैशबैक में जाना ETC में और वर्तमान में भी रहना। वहां पर जब अपन ने ETC पढ़ा था तो ETC में झिल्ली कौन सी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली थी। यहां पर जब हम एटीपी का संश्लेषण प्रकाशीय अभिक्रिया में कर रहे हैं तो यहां पर झिल्ली कौन सी है, थाइलेकॉइड झिल्ली। यहां पर झिल्ली कौन सी है, ये थाइलेकॉइड झिल्ली। तो झिल्ली तो दोनों में चाहिएगी। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली थी, यहां पर आपके पास क्या है, थाइलेकॉइड की झिल्ली है। ठीक है, अब क्या करना है एटीपी संश्लेषण के लिए, सेम सिस्टम पीटर मिशेल वाला। अब क्या होगा सुनो, क्या होगा सुनो, PS2 के साथ क्या संबंधित है, PS2 के साथ क्या संबंधित है, जल का प्रकाशीय अपघटन।
जल का प्रकाशीय अपघटन किससे संबंधित है? pH2 के साथ, अभी बताया। और जल का प्रकाशीय अपघटन का उत्प्रेरण कौन करेगा? उत्प्रेरण कौन करेगा? एक वाटर स्प्लिटिंग संकुल, बताया था। वो वाटर स्प्लिटिंग संकुल कहां पर मौजूद है? थाइलेकॉइड झिल्ली के अंदर की तरफ, बताया था, अभी बताया। जल का प्रकाशीय अपघटन का उत्प्रेरण कौन करेगा? वाटर स्प्लिटिंग संकुल। वाटर स्प्लिटिंग संकुल कहां पर मौजूद है? थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ, ये रहा, थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ। तो जब जल का प्रकाशीय अपघटन होगा तो ऑक्सीजन तो मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण भी हो गया। जो H+ हैं, जो प्रोटॉन्स निकलेंगे, वो कहां इकट्ठे होंगे? गुहा में, है ना। जल के प्रकाशीय अपघटन से जो प्रोटॉन्स निकले वो कहां इकट्ठे हो गए बच्चों? गुहा में हो गए। तो गुहा में, थाइलेकॉइड की गुहा में H+ की सांद्रता बढ़ने लग गई, पहली अवस्था। दूसरी चीज, NADP रिडक्टेज, दूसरी एंजाइम NADP रिडक्टेज का काम है NADP से NADPH2 बनाना। ये एंजाइम कहां पर मिलती है? ये भी थाइलेकॉइड की झिल्ली पर मिलेगी। स्ट्रोमल लैमेले पर तो है नहीं, थाइलेकॉइड की झिल्ली पर है। थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर की तरफ है। ये एंजाइम जो है ना, ये भी थाइलेकॉइड झिल्ली पर है बच्चों, लेकिन थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर की तरफ है। तो थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर की तरफ है और ये NADP से NADPH2 बना रही है। NADP का अपचयन कर रही है, हाइड्रोजन हटा रही है। तो हाइड्रोजन कहां से हटाएगी? हाइड्रोजन स्ट्रोमा में से कम करेगी। स्ट्रोमा को बोलेगी H+ देना, H+ दो ना, H+ दो, मुझे NADP से NADPH2 बनाना है। तो स्ट्रोमा से H+ ले लिए, स्ट्रोमा से H+ लिए और NADP का अपचयन कर दिया NADPH2 में। तो स्ट्रोमा में H+ कम हो गए। गुहा में जल के प्रकाशीय अपघटन से प्रोटॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स बढ़ गए। तो H+ गुहा में बढ़ गए, स्ट्रोमा में कम हो गए। एक जगह बढ़ गए, एक जगह कम हो गए। किसका निर्माण? प्रोटॉन प्रवणता। आ रही है बात समझ में? वापस देखो, अपन को क्या करना है। हमें पता है ATP संश्लेषण तो तब होगा, ATP निर्माण तब होगा जब झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता बनेगी। ETC में यही तो किया था। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके आर पार प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल में भेजा था, प्रोटॉन प्रवणता का विकास किया था, तब ATP बना था। यहां पर थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता बनानी है, क्योंकि ATP संश्लेषण के लिए प्रोटॉन प्रवणता बनना जरूरी है। तो कैसे हुआ? जल का प्रकाशीय अपघटन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, कहां माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड झिल्ली के आंतरिक सतह पर जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ, H+ गुहा में एकत्रित हो गए। NADP रिडक्टेज है तो थाइलेकॉइड झिल्ली में, लेकिन स्ट्रोमा की तरफ है, तो स्ट्रोमा से उसने H+ निकाले और NADPH बना दिया। तो स्ट्रोमा से H+ कम हो गए, गुहा में H+ एकत्रित हो गए। एक तीसरा कारण भी है। तीसरा कारण क्या है? ये जो साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम स्ट्रोमा से H+ को, ये साइटोक्रोम स्ट्रोमा से H+ को थाइलेकॉइड के गुहा में भी स्थानांतरित करता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो थाइलेकॉइड झिल्ली पर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यह साइटोक्रोम प्रोटॉन्स को भी, H+ को भी कहां से? स्ट्रोमा से गुहा में ला रहा है। तो 3 तरीके हो गए ना, जिसके कारण गुहा में H+ बढ़ा, स्ट्रोमा में H+ कम हुआ। कैसे?
जल के प्रकाशीय अपघटन से जो H+ निकले वो गुहा में एकत्रित हो गए, पहला। NADP रिडक्टेज ने स्ट्रोमा से H+ निकालकर NADPH बनाया, स्ट्रोमा में H+ कम हो गया, दूसरा कारण। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो झिल्ली पर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से गुहा में ला रहे हैं। तो तीन तरीकों से गुहा में H+ बढ़ गया, स्ट्रोमा में कम हो गया, प्रोटॉन प्रवणता स्थापित हो गई। और प्रोटॉन प्रवणता स्थापित होते ही ये नींद से उठ गए, ये सक्रिय हो गए। सक्रिय हो गए, सक्रिय होने पर इन्होंने पुनः F0 ने पुनः H+ को क्या किया, पुनः F0 ने क्या किया, स्ट्रोमा में H+ भेज दिए। स्ट्रोमा में वापस भेजने पड़ेंगे ना H+, और F1 ने क्या कर दिया, F1 ने ADP से ATP बना दिया। सेम सिस्टम, वही सिस्टम, वापस मैट्रिक्स में आएंगे, वापस स्ट्रोमा में आ गए H+, और F1 ने ADP से ATP बना दिया। सेम सिद्धांत है, सेम प्रोटॉन प्रवणता है, सिर्फ झिल्ली का फर्क। वहां पर आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली थी, यहां पर थाइलेकॉइड झिल्ली है। वहां पर अपन ने प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवस्था में भेजे थे, यहां पर अपन ने प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा में कम किया और गुहा में बढ़ा दिया। प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो गई, F0 F1 सक्रिय हो गए। सक्रिय होने पर F0 के माध्यम से वापस H+ स्ट्रोमा में आ गए, और F1 ने ADP से ATP का संश्लेषण कर दिया। क्लियर भाई? तो झिल्ली, प्रवणता, पंप, F0 F1 लिख लें इसको पॉइंट्स में। आ जाओ। तो यहां पर थाइलेकॉइड झिल्ली, थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण है ना भाई। तो थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता किन किन कारणों से निर्मित हो रही है, किन किन कारणों से? सबसे पहले वाटर स्प्लिटिंग संकुल, थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की ओर उपस्थित है, अतः जल के प्रोटॉन्स थाइलेकॉइड के गुहा में एकत्रित है ना भाई, पहला कारण। दूसरा, NADP रिडक्टेज थाइलेकॉइड झिल्ली के स्ट्रोमा साइड की ओर उपस्थित, अतः यह स्ट्रोमा से H+ रिमूव करती है। किसके निर्माण हेतु? NADPH2 के निर्माण हेतु, है ना भाई। वाटर स्प्लिटिंग संकुल हो गया, NADP रिडक्टेज। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन्स H+ को स्ट्रोमा से गुहा में पंप करते हैं, है ना बच्चों। तो ये तीन कारण हैं भाई, तीन प्रमुख कारण हैं। इन तीन प्रमुख कारणों से थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार क्या निर्मित हो गई भाई? प्रोटॉन प्रवणता। वापस देख लो एक बार, वाटर स्प्लिटिंग संकुल,
एक बार वापस ध्यान देगा, क्लियर हो जाना चाहिए भाई। थाइलेकॉइड झिल्ली, वाटर स्प्लिटिंग संकुल PS2 से संबंधित है, थाइलेकॉइड झिल्ली के अंदर की तरफ है, तो H+ गुहा में इकट्ठे कर दिए। NADP रिडक्टेज थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर यानी स्ट्रोमा की तरफ है, स्ट्रोमा से उसने H+ लेकर NADPH2 बना दिया, स्ट्रोमा में H+ कम हो गए। तीसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है साइटोक्रोम, ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो झिल्ली पर कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से गुहा में डाल रहे हैं। तो गुहा में प्रोटॉन्स बढ़ गए और स्ट्रोमा में कम हो गए। किसका विकास हो गया भाई? प्रोटॉन प्रवणता का। अब प्रोटॉन प्रवणता बनते ही कौन सक्रिय हो गया? प्रोटॉन प्रवणता से कौन सक्रिय हुआ? F0 F1 सक्रिय हुआ। सक्रिय होने पर F0 के द्वारा H+ का सुसाध्य रूप से स्ट्रोमा में स्थानांतरण और F1 के द्वारा ADP से ATP संश्लेषण, है ना भाई? ये सेम सिस्टम अपन ने ETC में भी देखा था। सेम सिस्टम अपन ने कहां पर भी देखा था बच्चों? ETC में भी देखा था। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई? प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया से अपन ने ATP और NADPH का निर्माण कर दिया है। अब बच्चों इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना। हां, दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या बता रहा हूं? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये बच्चों एक द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है बच्चों? ये एक द्वितीयक प्रदूषक। ये अपन इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे बच्चों। इकोलॉजी में जब अपन पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ेंगे ना, प्रदूषण, उसमें ये द्वितीयक प्रदूषक है बच्चों। यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये PS2 को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है बच्चों? PS2 को। कैसे? ये जल का प्रकाशीय अपघटन रोक देता है ना? जल का प्रकाशीय अपघटन किससे संबंधित है? PS2 के साथ। तो जल का प्रकाशीय अपघटन संदमित करता है, PS2 को प्रभावित करता है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। हां, सही बात है सर, प्रकाश संश्लेषण बंद थोड़ी होगा, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण तो चलता रहेगा, सही। लेकिन अचक्रीय PS2 संदमित हो जाएगा, जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। और ये कैसा कौन करता है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो किसका उदाहरण है भाई? एक द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। ठीक है, एक और चीज याद रखना बच्चों इसमें। एक और चीज क्या याद रखोगे? DCMU, डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। ये याद रखना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? PS2 से प्लास्टोक्विनोन की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को रोक देता है, को संदमित करता है। इतना याद रखना। ये दो चीजें हैं बच्चों, एक तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन, और दूसरा क्या बताया बच्चों मैंने आपको? DCMU, डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। ये क्या करता है? PS2 से, मतलब PS2 का मतलब है P680, P680 से प्लास्टोक्विनोन की ओर जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है ना, उसको ये संदमित कर देता है।
तो ये दो रासायनिक पदार्थ हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब देखो भाई क्या किया अपन ने, हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शंस पढ़े हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया में अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्लोरोफिल ने प्रकाश का अवशोषण किया, फिर जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ, ऑक्सीजन मुक्त हुई और एटीपी और NADPH का निर्माण हुआ, और एटीपी और NADPH का संश्लेषण हो गया। क्या प्रकाश संश्लेषण पूरा? अरे नहीं, ये तो प्रकाशीय अभिक्रिया हुई है। अब तो मेन काम क्या पढ़ना है, अप्रकाशीय अभिक्रिया, है ना भाई? क्या पढ़ेंगे अब? अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो कहां पर होगी, कहां पर संपन्न होगी भाई? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अब हम किसकी बात करेंगे? अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन, और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो कहां पर देखी जाएगी? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब यह नहीं है कि अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शंस का मतलब है कि ये किस पे निर्भर होंगे? प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर हैं। ये प्रकाशीय अभिक्रिया ने एटीपी और NADPH2 बनाया है। किसके लिए बनाया है? अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। अप्रकाशीय अभिक्रिया में हमको कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करना है। पादप को भोजन बनाना है ना, 6 कार्बन शर्करा भोजन बनाना है। भोजन के लिए किसका अपचयन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। और उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? एटीपी और NADPH की। इसका मतलब अब हम किसकी बात करेंगे भाई? डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस, बिल्कुल सही, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसको और किस नाम से जानते हैं? यहां पर जैव संश्लेषी प्रक्रिया, क्योंकि 6 कार्बन शर्करा का संश्लेषण होगा, कार्बन स्थिर होगा, कार्बन स्थिरीकरण या कार्बन स्वांगीकरण अभिक्रिया, है ना? कहां पर देखी जाएगी? स्ट्रोमा में संपन्न होगी। ठीक है, किस पर निर्भर है? प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर है। प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर का मतलब बच्चों एटीपी और NADPH पर निर्भर है ना? और इसमें क्या होगा? इन अभिक्रियाओं में एटीपी व NADPH2 के प्रयोग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करेंगे। है ना भाई? प्रकाशीय अभिक्रिया में तो अपन ने एटीपी NADPH बना दिए। प्रकाशीय अभिक्रिया में एटीपी NADPH क्यों बनाए? ताकि वो एटीपी NADPH डार्क रिएक्शन में यूज हो पाए। डार्क रिएक्शन का मतलब ही यही है कि ये प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर हैं, यानी उनके एटीपी NADPH2 पर निर्भर हैं।
डार्क रिएक्शन के ये जो एटीपी एनएडीपीएच हैं, ये हम यूज करेंगे लाइट, मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया के जो एटीपी एनएडीपीएच हैं वो यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित कर सकें। इसका मतलब एक क्वेश्चन देखो बच्चों, मान लो आप एक पादप को प्रकाश दे रहे हो और आपने एक पादप को प्रकाश देना बंद कर दिया। ठीक है, एक पादप है, उसको आप लाइट या प्रकाश दे रहे थे, अब उस पादप को आपने प्रकाश या लाइट देना बंद कर दिया। तो एक पादप या एक प्लांट को प्रकाश ना देने पर अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? पहला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, एकदम से अचानक से बंद हो जाएंगी। तीसरा, कुछ समय तक चलेंगी और फिर बंद होंगी। चौथा, बंद होने पर फिर चल जाएंगी। वापस सुनो, क्वेश्चन क्या है? मैंने आपसे पूछा बच्चों, अगर एक पादप को आप प्रकाश देना बंद कर दो, एक प्लांट को प्रकाश या लाइट देना बंद कर दो, तो डार्क रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। एकदम से बंद हो जाएंगे? नहीं। कुछ समय तक चलेंगे फिर बंद होंगे। क्यों? जब आपने पादप को प्रकाश देना बंद किया तो पहले के प्रकाश ने एटीपी एनएडीपीएच2 बना दिया। डार्क रिएक्शन वो एटीपी एनएडीपीएच यूज करती रहेगी तो कुछ समय तक चलेगी, और फिर जब एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेंगे तो बंद हो जाएगी। तो पादप को प्रकाश देने के बाद बंद कर देना, प्रकाश दिया और फिर बंद कर दिया, तो डार्क रिएक्शन कुछ समय तक तो चलेंगे जब तक वो एटीपी एनएडीपीएच2 का यूज कर रहे हैं। फिर जब प्रकाशीय अभिक्रिया एटीपी एनएडीपीएच2 नहीं बना पाएगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो उत्तर क्या होगा? प्रकाश ना देने पर डार्क रिएक्शन कुछ समय तक चलेंगी फिर बंद हो जाएंगी। इसी से यह प्रमाण मिलता है कि डार्क रिएक्शन प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर हैं। इसी से यह प्रमाण मिलता है कि अभिक्रियाएं किसके उत्पादकों पर निर्भर हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ें यहां पर? अब यहां पर डार्क रिएक्शन तो है, डार्क रिएक्शन में हम जैव संश्लेषी पथ पढ़ेंगे ना। जैव संश्लेषी पथ में पहला केल्विन बेंसन चक्र पढ़ेंगे भाई। केल्विन बेंसन साइकिल, जिसे C3 चक्र भी कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? केल्विन बेंसन वैज्ञानिक था जिसने यह चक्र बताया, तो केल्विन बेंसन साइकिल या केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र। सबसे पहले तो इतिहास, केल्विन बेंसन साइकिल या केल्विन चक्र खोज केल्विन ने की थी। किसमें की थी खोज? क्लोरेला और सेंडेस्मस हरित शैवाल में, है ना भाई? केल्विन वैज्ञानिक थे, केल्विन वैज्ञानिक ने यह C3 चक्र की खोज की थी, लेकिन पादप में नहीं की खोज। किसमें की? हरित शैवाल में। उच्च पादपों में नहीं की थी, हरित शैवाल में की। कौन से हरित शैवाल में खोज की? क्लोरेला और सेंडेस्मस। और किस तकनीक के माध्यम से उन्होंने C3 चक्र की खोज की? विकिरण सक्रिय C14। ठीक है, तो विकिरण सक्रिय C14 तकनीक जो है उसका प्रयोग किसने किया? विकिरण सक्रिय C14 तकनीक का प्रयोग किसने किया? केल्विन ने। और क्लोरेला और सेंडेस्मस जैसी हरित शैवालों में C3 चक्र की खोज की। अब वही, पहले तो मैं पूरा केल्विन चक्र बनाऊंगा। केल्विन चक्र पहले बनाऊंगा फिर समझाऊंगा। बहुत आसान है, कौन से बिंदु याद रखने हैं सब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं एक चक्र बना रहा हूं, केल्विन चक्र।
कैल्विन चक्र या जिसे हम कहते हैं C3 चक्र। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब क्या समझेंगे? हां भाई क्या है सर, एक मिनट। ठीक है, चक्र तो है बड़ा आसानी से। हमें क्या करना है? हम किसकी बात कर रहे हैं? कैल्विन चक्र की। कैल्विन चक्र को, पहली चीज, कैल्विन चक्र में क्या करना है? कैल्विन चक्र तो अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन है। मतलब इस चक्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शक्कर में अपचयित करना है। क्या करना है डार्क रिएक्शन में?
डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया में 6 कार्बन शर्करा बनानी है। 6 कार्बन शर्करा किससे बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेंगे, 6 कार्बन शर्करा बनाएंगे। किसका यूज करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? एटीपी और NADPH। एटीपी और NADPH किसने बना के दिए? प्रकाशीय अभिक्रिया ने। प्रकाशीय अभिक्रिया ने एटीपी NADPH बना के दिए। वो एटीपी NADPH यहां पर यूज करने हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित किया जा सके। सही। तो हम क्या करने वाले हैं इस कैल्विन चक्र में भी? इस कैल्विन चक्र में हम कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करेंगे एटीपी NADPH2 के प्रयोग द्वारा। आओ, इसके लिए अपन ने क्या किया बच्चों? कैल्विन चक्र को 3 भागों में विभेदित कर दिया। कैल्विन ने इस चक्र को समझाने के लिए 3 पदों में विभेदित कर दिया। पहला पद कार्बोक्सिलीकरण, जिसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दूसरा पद अपचयन यानी रिडक्शन, और तीसरा पद पुनः जनन या रीजेनरेशन। तो कैल्विन चक्र में बच्चों कितने पद हो गए अपने पास? 3 पद हैं, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनः जनन। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पद है कार्बोक्सिलीकरण। देखो, अपन ने श्वसन में तो कार्बोक्सिलीकरण पढ़ा था, क्योंकि वहां पर CO2 निकालना था। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर 6 कार्बन शर्करा बनानी है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना है, स्थिर करना है। पहली प्रक्रिया है कार्बोक्सिलीकरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेमी, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने वाला एक यौगिक है 5 कार्बन RUBP, है ना। पादपों के पास वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही है 5 कार्बन RUBP, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन का RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहा है निगाहों से। उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना, क्योंकि 6 कार्बन शर्करा बनानी है। तो देख तो रहा है, जुड़ना है। तो RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ गया, RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ गया तो कितना कार्बन यौगिक बन जाएगा बच्चों? 6 कार्बन का। 5 कार्बन तो ये RUBP है और 1 कार्बन ये C है कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन का यौगिक। 6 कार्बन का यौगिक अस्थायी हो जाता है ना। जब ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो 5 कार्बन और 1 कार्बन, ये 6 कार्बन यौगिक अस्थायी होता है और ये टूट जाता है 3 कार्बन के 2 अणुओं में। 3 कार्बन के 2 अणुओं में 3 कार्बन 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो पहला स्थायी उत्पादक, पहला स्थायी पदार्थ 3 कार्बन का है। 3 कार्बन यौगिक पहला स्थायी पदार्थ है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसीलिए इस चक्र को C3 चक्र कहते हैं। C3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहला स्थायी स्टेबल यौगिक कौन सा है? 3 कार्बन 3PGA, पहला स्थायी यौगिक 3PGA। अब ये RUBP अपने आप तो CO2 से नहीं जुड़ेगा, एक एंजाइम चाहिएगी जो उत्प्रेरण करेगी। तो कार्बोक्सिलीकरण का उत्प्रेरण कौन करता है? रुबिस्को एंजाइम। कौन करता है भाई? ये रुबिस्को एंजाइम। जैव अणु में पढ़ा था इस एंजाइम के बारे में। इस एंजाइम की 3 खासियत है। इस एंजाइम की क्या खासियत है? पहली तो ये पूरे जैव मंडल में सबसे अधिक मात्रा का प्रोटीन है। पूरे जैव मंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो रुबिस्को
एंजाइम प्रोटीन होता है, पता है ना, जैव अणु इसलिए पढ़ाता हूं पहले। पहला लक्षण। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 16% प्रोटीन रुबिस्को का है। मतलब 100 प्रोटीन है तो 16% योगदान सिर्फ रुबिस्को का है, इतनी अधिक मात्रा में है। दूसरा विशेष लक्षण, रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म बताऊंगा बच्चों, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकती है और ये एंजाइम ऑक्सीजन को भी जोड़ सकती है। बड़ी जबरदस्त एंजाइम है ये रुबिस्को। रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकती है आरयूबीपी में और ऑक्सीजन को भी जोड़ सकती है। ज्यादा प्रेम, ज्यादा लगाव, ज्यादा बंधुता इसकी CO2 के प्रति है ना। वातावरण में ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इस 0.03 में भी रुबिस्को बोलती है भाई मेरा लगाव तो CO2 के प्रति है, मैं तो CO2 को जोड़ूंगी, और वो CO2 को जोड़ती है कार्बोक्सिलीकरण में। आगे अपन पढ़ेंगे अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो जाए तो रुबिस्को बोलती है अब यार इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड में मैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ सकती, अब मुझे किससे जुड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो वो तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका विशेष लक्षण है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकती है, कार्बोक्सिलेस के रूप में भी काम कर सकती है, ऑक्सीजन को भी जोड़ सकती है, ऑक्सीजनेस के रूप में भी काम कर सकती है। अभी यहां पर किस रूप में काम कर रही है, कार्बोक्सिलेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रही है ना। तो पहला पद क्या हो गया, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण से पहला स्थायी उत्पादक, पहला स्थायी यौगिक बन गया 3-PGA। अब दूसरा पद आएगा अपचयन, दूसरा पद आएगा अपचयन, रिडक्शन। देखो अब आपको बहुत आसान लगेगा, ये 3-PGA से क्या बनाया बच्चों, 1,3-BPGA। अपचयन में क्या किया, 3-PGA से बनाया 1,3-BPGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फेट जोड़ा तो कहां से आएगा फॉस्फेट, यौगिकों में फॉस्फेट जोड़ तो रहे हो, आएगा कहां से, ATP से। ATP कहां से आया, प्रकाशीय अभिक्रिया से। प्रकाशीय अभिक्रिया का ATP अपना फॉस्फेट ऊर्जा देगा 1,3-BPGA बनाने में। और 2 अणु क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन यौगिकों के भी 2-2 अणु हैं। फिर 1,3-BPGA से क्या बना बच्चों, 1,3-BPGA से क्या बना, 1,3-BPGAL, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एसिड से एल्डिहाइड बना, एसिड से एल्डिहाइड, अपचयन। अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, कहां से हाइड्रोजन आएगा, NADPH। NADPH के हाइड्रोजन यौगिक में जुड़ गए, एल्डिहाइड बन गया। NADPH कहां से आया, प्रकाशीय अभिक्रिया से। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के ATP NADPH2 यहां पर यूज हो रहे हैं, कहां पर, अपचयन में यूज हो रहे हैं। हां, ये देखो बच्चों, ये 3 कार्बन से 6 कार्बन बन रहा है, 3 कार्बन से 6 कार्बन बन रहा है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 कार्बन से 3 कार्बन बनाया था, यहां पर उसका उल्टा नहीं हो रहा, 3 कार्बन से 6 कार्बन। ग्लाइकोलिसिस के विपरीत पद नहीं हो गए। हां, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीकरण था, यहां पर अपचयन है, तो ग्लाइकोलिसिस के विपरीत पदों से 6 कार्बन शर्करा बन गई। ये सारे पद अपन ने उल्टा पढ़ा था, ग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लिसरेट 3-PGA, ग्लाइकोलिसिस के पदों को ही उल्टा कर रहे हैं। और ATP NADPH2 खर्च करके 6 कार्बन शर्करा बना दी, बन गई। अरे नहीं, एक बार में सुनो, 6 कार्बन शर्करा में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन शर्करा में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। एक बार में 1 कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करोगे,
एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा बनाने के लिए चक्र को कितनी बार चलाना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में परिवर्तित करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में स्थिर करना है। चक्र कितनी बार चलाओगे? 6 बार। तो 6 बार चक्र चलाओगे तो हर बार आरयूबीपी चाहिएगा ना। पहला आरयूबीपी ने एक कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर किया, फिर अगली बार दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर, फिर तीसरा, तो हर बार आरयूबीपी का भी तो पुनः जनन होना चाहिए। तो ये आरयूबीपी का पुनः जनन होगा। तीसरा पद आरयूबीपी का पुनः जनन। देखो बच्चों, इसकी डिटेल जो है ना, इसके सारे लक्षण तो अपन लिख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी समझना जरूरी है। क्या समझना है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने 3 कार्बन में स्थिर किया, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही आरयूबीपी, उत्प्रेरण रुबिस्को के द्वारा। पहला स्थायी यौगिक 3 कार्बन है, पहला स्थायी यौगिक 3 कार्बन 3PGA है, पहला स्थायी यौगिक, इसलिए इसको C3 चक्र कहते हैं। फिर दूसरा पद अपचयन हुआ। अपचयन में हमने ATP, NADPH और ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत पदों के द्वारा 6 कार्बन शर्करा बनाई। और हर बार, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा बनानी है, यह चक्र 6 बार चलेगा, तो आप हर चक्र के बाद आरयूबीपी का पुनः निर्माण करोगे। और हर बार आरयूबीपी के पुनः निर्माण करने में 1 ATP ऊर्जा खर्च होगी, है ना। तो एक चक्र में देखो बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं, इसके पॉइंट्स जो है ना बच्चों, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अपन लिख लेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज भले ही समय ना हो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे पद अपन वापस एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी के लिए देखो बच्चों, एक चक्र में अपन ने कितने एटीपी खर्च किए? 2 एटीपी यहां पर, 1 एटीपी यहां पर। एक चक्र में कितनी एटीपी खर्च हो गई? 3। कितने NADPH खर्च हो गए? 2। एक चक्र में, एक केल्विन चक्र में 2 और 1, 3 एटीपी खर्च और 2 NADPH खर्च। एक केल्विन चक्र में 3 एटीपी और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं। तो 6 कार्बन शर्करा बनाने के लिए, 6 कार्बन शर्करा बनाने के लिए चक्र 6 बार चलेगा। 6 कार्बन शर्करा बनाने के लिए यह चक्र कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। 6 बार चलेगा तो कुल कितना खर्चा लगा? 6 × 3 18 एटीपी और 6 × 2 12 NADPH। 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH का खर्चा आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने सिर्फ केल्विन साइकिल समझी है, लिखेंगे अगले लक्षण में। अगले लेक्चर में लिखेंगे कार्बोक्सिलीकरण में रुबिस्को का योगदान, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही। 3 पद कौन से हैं? कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा पद है अपचयन, तीसरा पद है पुनः जनन। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बिल्कुल मैं लिखाऊंगा। ठीक है, आज तो अपन ने सिर्फ चक्र बनाया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके विस्तार से डिटेल पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन केल्विन चक्र पढ़ा है, फिर नेक्स्ट चक्र में हम प्रकाश श्वसन की बात करेंगे, C4 चक्र की भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस केल्विन चक्र की डिटेल और आगे प्रकाश श्वसन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।